अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम ज़िशान अहमद है। हम क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बिज़नेस स्टडीज़ ओ लेवल्स 7115 का है, जिस टॉपिक का आपके पास नाम है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। ये हमारे सीरीज़ ऑफ लेक्चर का सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस क्लास में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और इस टॉपिक में जो स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की थी, जो कि मैं आपको स्लाइड्स चेंज करके बता रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा था वाई रिक्रूट, हम रिक्रूट क्यों करते हैं। फिर हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट में जॉब एनालाइज क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे होते हैं, एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा था, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और उसके क्या आपके पास जो है वो चैनल्स होते हैं। फिर हमने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पढ़ा था, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और उसके क्या चैनल हैं, किस किस तरीके से आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। आज के लेक्चर में सीरीज़ ऑफ लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कि जब आप सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन किस तरह से करते हैं। देखें, जब आप कोई भी जॉब क्रिएट करते हैं तो लाजमी तौर पे आप चाहे इंटरनल रिक्रूटमेंट करें या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करें, लाजमी तौर पे जो भी वर्कर, जो भी एम्प्लॉय, जो भी पर्सन उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, सबसे पहले वो अपनी CV भेजेगा। जो आप CV एप्लीकेशन भेजेगा, आप उस एप्लीकेशन उसकी CV को रिव्यू करेंगे। जब रिव्यू करेंगे तो आप उसको बुलाएंगे और उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कैसे करते हैं? वी कैन आस्क देम टू टेक वन ऑफ द बिलो टेस्ट टू आइडेंटिफाई देयर सूटेबिलिटी, यानी कि आप इन तरीक़ों से उसकी जजमेंट करते हैं कि वो इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। आप उसका स्किल टेस्ट करते हैं, मतलब आपके पास यहाँ पे सिर्फ आपकी मार्कशीट में अच्छे नंबर आना जो है वो काम नहीं आएगा। आपके पास मार्कशीट में अच्छे नंबर तो यहाँ पे चीटिंग करके भी आ सकते हैं, पैसे खिला के भी आ सकते हैं, लेकिन लाजमी तौर पे आप कितने नॉलेजेबल हो, आप कितने स्किलफुल हो। लाजमी तौर पे आपको इंटरव्यू के वक्त डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी नॉलेज चेक की जाती है, आपकी स्किल्स जज की जाती हैं। तो आपका स्किल टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मतलब आपसे कोई भी एक एप्लीकेशंस लिखवाई जाएंगी, आपसे यहाँ पे एक कोई भी स्टडी केस दिया जाएगा कि आपके पास ये अगर चीज़ें हैं तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में इन रिटन एप्लीकेशन लिखनी होती है। आपके पास यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आपकी पर्सनैलिटी जज होगी, आपकी पर्सनैलिटी चेक होगी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ग्रुप सिचुएशन टेस्ट, मिसाल के तौर पे कोई भी एक ग्रुप सिचुएशन टेस्ट दे दी कि आपके पास यहाँ पे मिसाल आपको बोला गया कि ये एक मार्कर है, इस मार्कर को सेल आउट करना है, ये बराबर में जो बैठे हुए हैं ये आपके टीम मेंबर हैं। आप अगर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको ये मार्कर सेल आउट करना होगा तो आप दोनों मिलके कैसे करोगे। कोई भी एक ग्रुप सिचुएशन दे दी जाएगी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको जज किया जाएगा कि अगर आप यहाँ पे एज सेल पर्सन, एज मार्केटिंग पर्सन आए हो तो आपकी मार्केटिंग स्किल्स क्या हैं। अगर आपको कोई चीज़ सेल आउट करनी है तो आप सामने वाले को कन्विंस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सेल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है कि किस तरह से सिलेक्शन होता है। फिर इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में हम इंटरव्यू लेते हैं टू फाइंड आउट मोर अबाउट द एप्लीकेंट, यानी कि हम इंटरव्यू लेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आप डायरेक्टली उससे क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि यहाँ पे आप उससे ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पे जान सकें। सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? पिकिंग द बेस्ट कैंडिडेट, मेकिंग ऑफर, यानी कि आप यहाँ पे जब इन तमाम स्टेप्स से गुजर जाएंगे, इंटरव्यू ले लिया, आपने उसको जज कर लिया, तो अब आप उसकी सिलेक्शन करेंगे, यानी कि जितनों के भी आपने इंटरव्यू लिए उसमें जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट होगा, जो उस जॉब के लिए सूटेबल होगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप उसको ऑफ़र देंगे जो आपके पास जॉब के हवाले से है। अब हम एक रिव्यू कर रहे हैं मेन स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, रिकैप कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा? जॉब क्रिएट होगा। जॉब क्रिएट के बाद जॉब एनालाइज होगा। जॉब एनालाइज के बाद हम एट्रैक्टिंग कैंडिडेट जो आपके पास यहाँ पे उस जॉब के लिए, उस
जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए सूटेबल होगा, हम अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स चूज़ करेंगे। फिर हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे एप्लीकेशन की, मतलब जो आपके पास कैंडिडेट्स की सीवीज़ आई, एप्लीकेशन आई, हम उनको चेक करेंगे कि कौन सा जो कैंडिडेट है उसका एक्सपीरियंस मैच करता है, उसकी स्किल्स मैच करती हैं। स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करने के बाद हम इंटरव्यू करेंगे कैंडिडेट का, इंटरव्यू करने के बाद हम सिलेक्शन करेंगे, अपॉइंटिंग करेंगे अपने कैंडिडेट को। अभी हमने पीछे सेलेक्टिंग प्रोसेस पढ़ा जिसमें हम यहाँ पे उसका स्किल टेस्ट कर रहे थे, आपके पास एक ग्रुप टेस्ट कर रहे थे, एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे इंटरव्यू करेंगे कैंडिडेट का, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे और हम अपने उस कैंडिडेट को, उस एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लेंगे। अब अपॉइंट तो कर लिया, लेकिन लाजमी तौर पे उसको हमारे मुताबिक, हमारी फर्म के मुताबिक काम करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, उसको इंट्रोडक्शन देंगे, उसकी ट्रेनिंग करेंगे कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम करना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद हम जब वो काम करना शुरू हो जाएगा तो हम उसको एवल्यूट करेंगे कि वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सही तरीके से काम कर रहा है तो वो करता रहेगा, अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसको निकाल के कोई नया एम्प्लॉय हायर करने के लिए फिर ये साइकिल चलती रहेगी, फिर जॉब वैकेंसी निकलेगी, फिर उसके बाद ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस का एक चार्ट है, एक साइकिल है जो आपके सामने शो हो रहा है। अब सवाल में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि बेनिफिट्स बताइए और लिमिटेशन बताइए, एडवांटेजेस बताइए, डिसएडवांटेजेस बताइए फुल टाइम एम्प्लॉय का। देखिए एम्प्लॉय दो तरह के होते हैं, एक होता है फुल टाइम एम्प्लॉय, एक होता है पार्ट टाइम एम्प्लॉय। जैसे मैं अगर इस स्कूल में आ रहा हूं तो मैं इस स्कूल में एज विजिटिंग टीचर आ रहा हूं, मैं यहाँ पे इस स्कूल का फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हूँ। मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय का मतलब जो यहाँ पे फुल टाइम काम करते हैं वो सुबह 7:30 बजे आते हैं और छुट्टी उनकी 2:15 या 2:20 पे होती है, जबकि मैं अपने डेज में आता हूँ, अपने टाइम पे आता हूँ, जो मेरे यूनिट्स होते हैं वो मैं पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ। इसका मतलब है ना मैंने कोई ब्रेक ड्यूटी देनी है, ना मैंने कोई डिस्पर्सल ड्यूटी देनी है, ना मैंने कोई असेंबली में खड़े होकर ड्यूटी देनी है, मैंने कुछ नहीं देना। लेकिन जो आपके पास बेनिफिट्स हैं फुल टाइम एम्प्लॉय के और जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है, लिखा हुआ है अ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट इज वे टू एम्प्लॉय वर्क अराउंड 36 to 40 आवर्स इन अ वीक। जो फुल टाइम एम्प्लॉय होता है वो पूरे हफ्ते तकरीबन 36 to 40 आवर्स जो है वो काम करता है। अप्स यानी कि एडवांटेजेस क्या हैं, फुल टाइम वर्कर जो है वो टेंड टू हैव बेटर परफॉर्मेंस। भाई देखिए अगर मैं काम एक करता रहूँगा वही बार बार तो उसका मतलब है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जब मैं एक ही चीज़ बार बार कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मेरी एक्सपर्टीज़, मेरी आपके पास एबिलिटीज़, मेरी जो परफेक्शन है वो बेहतर से बेहतर होगी। बेटर नॉलेज ऑफ अ सर्विस और प्रोडक्ट, जब मैं आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ज़्यादा टाइम काम कर रहा हूँ, तो उस प्रोडक्ट के मुतालिक मुझे नॉलेज भी ज़्यादा होगी और यहाँ पे मैं सर्विस भी बेहतर दे सकूँगा। मोर कमिटमेंट टू द बिजनेस एज दे फील पार्ट ऑफ बिलोंगिंग। लाजमी तौर पे मैं ज़्यादा टाइम के लिए कारोबार में हूँ, अगर कोई चीज़ बुरी होती हुई देखूंगा तो लाजमी तौर पे मैं उसको रोकूंगा, मैं उसको आपके पास जो है वो बेहतर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं ज़्यादा टाइम के लिए हूँ तो मैं ज़्यादा कमिटेड हूँ आपके कारोबार से। बेटर कम्युनिकेशन विद इन द टीम। बेटर कम्युनिकेशन का क्या मतलब, भाई देखें मिसाल के तौर पर एक अर्जेंट मीटिंग बुला ली, देखें जो पार्ट टाइमर्स होते हैं वो आपके पास लाजमी तौर पे जिस टाइम पे आपने अर्जेंट मीटिंग बुलाई उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है जो पार्ट टाइमर हो वो मौजूद हो, लेकिन फुल टाइमर मौजूद होगा। तो इसका मतलब है आपके पास आप इजी टू कम्युनिकेट कर सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए फर्म में मौजूद है, तो आपके पास आप ज़्यादा बेहतर तौर पे जब चाहें उस ऑफिस टाइमिंग के दौरान आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन विल बी पेइंग वेजेस इवन इफ अ वेरी क्वाइट और नॉट बिजी। मिसाल के तौर पे देखें जो ज़्यादा टाइम के लिए काम करता है ना उसकी सैलरी भी फिर ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन मिसाल के तौर पे काम जो है वो आपके पास सिर्फ 2 घंटे का होता है और एम्प्लॉय आ रहा है 8 घंटे के लिए। इसका मतलब है आपको सैलरी तो 8 घंटे के हिसाब से देनी पड़ रही है, लेकिन आपका काम सिर्फ 2-3 घंटे का है। इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे वो बिजी नहीं है, वो फारिग है, वो आपके पास यहाँ पे इतना ज़्यादा मसरूफ़ नहीं है, उसका काम इतनी टाइम का नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा टाइम के लिए रुक रहा है तो उसको ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ रही है।
कैन बी एक्सपेंसिव हैविंग टू मैनी फुल टाइम वर्कर। लाजमी तौर पे जब ज़्यादा टाइम के लिए वर्कर होगा तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके फर्म की जेब पे भारी है। जब आपके पास यहाँ पे ज़्यादा फुल टाइमर्स होंगे तो ज़्यादा सैलरी पे होगी, जबकि काम आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो लाजमी तौर पे आपकी जेब पे ये भारी होगा, बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव पड़ेगा। ये आपका डिसएडवांटेज है। अगला देखिए आपके पास क्या है, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज। यानी कि अगर आप एक पार्ट टाइमर रखोगे तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला, this is where the company employ people to the work less hours than full timer worker। जो पार्ट टाइमर होता है वो फुल टाइमर के मुकाबले में कम टाइम के लिए क्योंकि आता है, इसलिए लाजमी तौर पे वो आपके पास जो है वो कम घंटे काम करता है। नॉर्मली जो पार्ट टाइमर होता है वो आपके पास 16 to 20 आवर्स इन अ वीक काम करता है, जबकि फुल टाइमर 36 to 40 आवर्स वीकली काम करता है। एडवांटेजेस क्या है, हैव मोर एम्प्लॉय ड्यूरिंग बिजी पीरियड्स। इसका मतलब है जब आपके पास ज़्यादा काम है तो उस वक्त ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और जब आपके पास काम नहीं है, फारिग आवर हैं, तो वहाँ पे रश नहीं है। उसमें हमें लेबर को ना पे करना है और ना यहाँ पे उसको अकोमोडेट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास काम है उस वक्त तो सारे आ रहे हैं, लेकिन जब काम नहीं है तो इसका मतलब है उस वक्त ज़्यादा लोग नहीं मौजूद। ये बेनिफिट है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। देखिए, मैं अगर यहाँ पे एज विजिटिंग टीचर काम कर रहा हूँ ना, तो मैंने टाइम बताया है कि मैं इस टाइम आ सकता हूँ और इस टाइम नहीं आ सकता, मैं इन डेज आ सकता हूँ और इन डेज नहीं आ सकता। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पे विजिटर की बात की जाए, पार्ट टाइमर की बात की जाए, तो उसका जो टाइम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो अपने मुताबिक जो टाइम रखना चाहे रख सकता है। लेस एक्सपेंसिव देन हायरिंग फुल टाइमर एम्प्लॉय। लेकिन जो ज़्यादा टाइम के लिए आ रहा है उसको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ रही है, और जो कम टाइम के लिए आ रहा है, इसका मतलब है जितने टाइम के लिए आ रहा है उसको उतने ही आवर्स के पेमेंट हो रही है। अगर मैं 36 to 40 आवर्स काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मुझे 36 to 40 आवर पर आवर के हिसाब से पेमेंट ज़्यादा होगी। और अगर आप यहाँ पे 16 to 20 आवर्स काम कर रहे हो तो 16 to 20 आवर पर आवर के हिसाब से आपको पेमेंट कम होगी। इसका मतलब है आपकी जेब पे ये भारी कम होता है बानस्बत फुल टाइमर के। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वर्कर आर लेस ट्रेन्ड देन फुल टाइम एम्प्लॉय। देखें, जो काम ज़्यादा करेगा लाजमी तौर पे प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे परफेक्शन के साथ काम कर पाएगा। लेकिन जो कम टाइम के लिए काम कर रहा है, इसका मतलब है उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी फुल टाइमर के मुकाबले में कम होगी। उसकी एबिलिटी, उसकी स्पीड फुल टाइमर के मुकाबले में कम होगी। तो लाजमी तौर पे डिसएडवांटेज क्या है कि वर्कर जो है वो लेस ट्रेन होगा फुल टाइमर के मुकाबले में, बिकॉज देयर जॉब इज टेम्परेरी। देखिए, हम ऐसा भी करते हैं कि जब हमें कोई काम होता है तो हम क्या करते हैं, लोगों को हायर कर लेते हैं, और जब सीज़न ऑफ हो जाता है तो हम उनको निकाल देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि अभी ईद का जो है वो त्यौहार गुजरा है। आपने देखा होगा कि दुकानों पे, मार्केट्स में, मॉल्स में बहुत ज़्यादा रश था। तो लाजमी तौर पे जो आपके पास शॉप्स कीपर होते हैं या जो मॉल्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पर्सन्स हायर करते हैं सिर्फ रमज़ानों के लिए, 1 महीने के लिए। यानी कि वो सिर्फ रमज़ानों के लिए उनको हायर करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जो यंग लड़के होते हैं वो 1 महीने में के मतलब उनके खर्चे निकल जाएंगे ईद के, तो वो चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जॉब परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, वो सिर्फ 1 महीने के लिए जा रहे हैं। जब रमज़ान ख़त्म होंगे, ईद हो जाएगी तो उनकी नौकरी ख़त्म। इसका मतलब है जब काम है तब तो आप उनको रख रहे हो, लेकिन जब काम नहीं है तो आप उनको नहीं रख रहे। इनकी आपके पास जॉब जो है वो टेम्परेरी होती है। लेस कमिटेड टू द बिजनेस। ये इतने कमिटेड नहीं होते जितने फुल टाइमर होते हैं। फुल टाइमर को मालूम है मैंने यहीं रहना है, मेरा यही काम है, मेरा घर इसी कारोबार और इसी आपके पास जो है वो जॉब से चल रहा है। लेकिन आपके पास जो पार्ट टाइमर होता है उसको मालूम है भाई मैं सिर्फ 1 महीने के लिए काम कर रहा हूँ, 1 महीने के बाद तो मैंने यहाँ होना ही नहीं है। इसका मतलब है अगर कोई चीज़ वो बुरी होती हुई भी देखेगा ना तो उसको इग्नोर करेगा, वो बोलेगा मेरा क्या काम है भाई, मैं आज हूँ कल नहीं होऊंगा। तो ऐसी सूरत में वो लेस कमिटेड होता है आपके बिजनेस से। मोर डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद पार्ट टाइम वर्कर्स व्हेन दे आर नॉट एट वर्क।
देखिए पार्ट टाइमर के साथ कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पे अक्सर हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें यहाँ पे टीचर्स के लिए मैसेज आता है कि आफ्टर डिस्पर्सल मीटिंग है वीपी से, वाइस प्रिंसिपल से। अब लाजमी तौर पे आफ्टर डिस्पर्सल मैं तो होता ही नहीं हूँ, मैं तो अपनी क्लासेस लूंगा, जो मेरा टाइम है उस टाइमिंग पे मैं के बाद में चला जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पार्ट टाइमर से कम्युनिकेट करना मुश्किल है। आपके पास पार्ट टाइमर से कम्युनिकेट करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो हर वक्त वहाँ पे कारोबार में मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में इनसे कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये हर वक्त कारोबार में मौजूद नहीं होते। चलें बेटा, आज की आखिरी स्लाइड, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू द बिजनेस एंड टू एम्प्लॉयज़। मुझे ये बताइए कि एम्प्लॉयज़ के लिए और आपके बिजनेस के लिए ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? देखिए अंडरस्टूड है कि अगर एक ट्रेंड वर्कर होगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, वो ज़्यादा कैपेबल होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे काम कर सकेगा। लेकिन अगर अनट्रेंड वर्कर होगा तो लाजमी तौर पे एक तो वो टाइम ज़्यादा लेगा उस चीज़ को बनाने में क्योंकि उसमें परफेक्शन नहीं है, फिर वो परफेक्शन के साथ नहीं बनाएगा, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाएगा जिस क्वालिटी के साथ बनाना चाहिए। तो इसका मतलब है क्यों ज़रूरी है ट्रेनिंग एक बिजनेस और एक एम्प्लॉय के लिए। ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट टू a business as it is improve the worker skill and knowledge and help the business be more efficient and productive, especially when new processes and products are introduced। अगर एक बिजनेस अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करता है अपनी तमाम नई स्किल्स डेवलप करने के लिए, उसको ट्रेन करता है, तो एक तो वर्कर की स्किल्स बढ़ती हैं, उसकी नॉलेज बढ़ती है। ये जब स्किल्स और नॉलेज बढ़ेगी तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज होने से आपके पास यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंटली वो अपने कारोबार में अपने माल को बनाने में अपनी सलाहियत पेश कर सकता है। वो प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा जल्दी स्पीडली आपके पास यूनिट्स बना सकता है। ये स्पेशली कब इस्तेमाल आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा? जब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, जब कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे। देखिए यहाँ पे लाजमी तौर पे वक्त के साथ साथ जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ है ना, वो आपके पास यहाँ पे चेंज होती जा रही हैं। वक्त के साथ साथ आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आपके पास जो है वो मार्केट में आपके पास नई आती जा रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो रही हैं तो लाजमी तौर पे आपके पास, आपको जब तक उसकी नॉलेज नहीं होगी, आपको उसकी स्किल्स नहीं होंगी, आप बेहतर तौर पे उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लाजमी तौर पे आपके पास यहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर वर्कर के लिए होता है। It will improve the worker chances to getting promoted and raise their morale। लाजमी तौर पे जब आपके पास मेरी स्किल्स डेवलप्ड होंगी तो लाजमी तौर पे मैं मोटिवेटेड होऊंगा और यहाँ पे मेरा मोरल इंक्रीज होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे स्किलफुल हूँ, लाजमी तौर पे नॉलेजेबल हूँ, तो लाजमी तौर पे मेरी प्रमोशन बेहतर से बेहतर हो सकती है। ट्रेन्ड वर्कर आर मोर प्रोडक्टिव, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड। पहला एडवांटेज क्या है कि जो ट्रेन वर्कर होता है वो प्रोडक्टिव ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बना सकता है। आपके पास उसकी सुपरविजन रिक्वायर्ड कम हो जाती है। मुझे मालूम है कि जो वर्कर है ये अपना काम अच्छे से जानता है, मुझे इसकी सुपरविजन देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना काम बेहतर से बेहतर कर लेगा। मे लीड टू जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब यहाँ पे बेहतर से बेहतर ये अपने जब प्रोडक्ट को बनाएगा तो हम अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं। रिड्यूस एक्सीडेंट एंड इंजरीज, मुझे मालूम है कि काम कैसे करना है, कब करना है, किस चीज़ की एहतियात रखनी है, तो ऐसी सूरत में एक्सीडेंट और आपके पास जो इंजरीज हैं उसके होने के चांसेस कम हैं। इम्प्रूव चांसेस फॉर इंटरनल प्रमोशन, जब लाजमी तौर पे मैं स्किलफुल हो गया तो अब मैं एक के बजाय मल्टीपल्स काम कर सकता हूँ। यहाँ पे लाजमी तौर पे चांस है कि आप अपने इंटरनली आपके पास प्रमोशन हो सको, प्रमोट हो सको, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हो।
उससे बेहतर काम कर सकते हो और आपकी सैलरी, आपकी वेजेस भी इंक्रीज हो सकती है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो कि आपके पास यहाँ पे हमने डिस्कस किए। ये आज के लिए लास्ट स्लाइड थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके आगे हम लेक्चर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको यहाँ पे ये सीरीज ऑफ लेक्चर चाहिए तो काइंडली, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। SZA सर ज़ीशान अहमद ओ लेवल्स अकाउंट्स फॉर यू। इसमें आपके पास ओ लेवल्स अकाउंट्स के भी आपके पास यहाँ पे आपको जितने भी सीरीज़ ऑफ लेक्चर टॉपिकल बेस हैं वो आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।